बीए प्रोग्राम एसओएल का ये एजुकेशन का पेपर है, एजुकेशन इन अ प्लूरल सोसाइटी, एक बहुल समाज में शिक्षा। इसमें आपके पास जो यूनिट फर्स्ट है ये बहुत्ववाद, विविधता एवं समाजवाद समावेशन की समझ। इसमें 3 टॉपिक्स है यानी 3 चैप्टर है फर्स्ट यूनिट में। तीनों चैप्टर से एक एक प्रश्न बनने की संभावना जरूर है और तीनों को ही आपको अच्छे से डिटेल में करना चाहिए अगले पेपर के लिए, क्योंकि इस इकाई से आपके 2 प्रश्न या 2 क्वेश्चन कंपलसरी हैं। और ध्यान रखिए आपको एक क्वेश्चन में कम से कम 4 से 5 पेज का एक आंसर तो लिखना ही लिखना है किसी भी सूरत में। अब हम बात करें तो इकाई 1 के अतिरिक्त देखा जाए तो बहुत्ववाद, विविधता एवं समावेशन की समझ में इसमें असमानता है, सामाजिक बहिष्कार, शिक्षा में चुनौतियां, इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो 2 इकाई और है, इकाई 2 और इकाई 3। इकाई 2 में भी 3 चैप्टर है और इकाई 3 में भी 3 चैप्टर्स है, यानी ओवरऑल मिला के देखा जाए तो आपके पास 9 चैप्टर है और हर चैप्टर से अगर 1 या 2 प्रश्न भी बनते हैं तो 8 प्रश्न बन जाएंगे और आपको करने कंपलसरी 4 से 5 प्रश्न है। आप एक बार जरूर चेक कर ले क्वेश्चन पेपर में, कई बार 4 भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कई बार 5 भी पूछ लिए जाते हैं। एजुकेशन का ये जो सब्जेक्ट है ये अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है देखा जाए तो। और जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है इसकी अच्छे से एक बार प्रिपरेशन जरूर कर ले। इसके अलावा हम फर्स्ट इकाई की यहाँ डिटेल में चर्चा करेंगे। फर्स्ट यूनिट की स्टडी यहाँ पे कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है बहुत्ववाद, विविधता एवं समावेशन की समस्या। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं पर आपको बहुत सारे टॉपिक्स पे जाने की जरूरत नहीं है। इसमें आप केवल कुछ टॉपिक्स पे फोकस करें, जैसे छात्र में विविधता किस प्रकार लाए, या एक शिक्षक के रूप में आप विविधता को छात्रों को कैसे समझाएंगे, या फिर इसमें आप प्रोत्साहन से रिलेटेड प्रश्न देख ले सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जिसके आने की संभावना सबसे ज्यादा है कि स्वतंत्रता के बाद से शिक्षा के लिए कौन कौन सी नीतियां अपनाई गई हैं, या सबसे अहम जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें जो लास्ट में आप लाइन पढ़ सकते हैं, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में NEP 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। इस पे प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आप कोशिश करें कि इसमें से 2 या 3 टॉपिक्स ही करें, ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा करने के चक्कर में यही प्रॉब्लम होगा आपके साथ कि आप उसे डिटेल में नहीं कर पाएंगे और इतना डिटेल में करने के लिए आपके पास वक्त भी नहीं है। बेहतर है कि इसमें से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कर लें, उसका प्रश्न आना ही आना है। इसके अलावा विविधता को छात्रों को कैसे समझाएं, इस प्रश्न को अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो आपका हो जाएगा। अब हम यहाँ चर्चा करेंगे यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक की, और फर्स्ट टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ भी आए परिचय आप पहले सेम ही लिखेंगे। परिचय प्रस्तावना एक ही होता है। इसमें आप लिखेंगे कि भारत बहुसंस्कृति का एक साझा इतिहास और धरोहर को समेटे हुए देश है, हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है और रीति रिवाज प्रथाएं बहुभाषा प्रचलित रही हैं। सामाजिक संस्थाओं जैसे कि जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र, धर्म, सजाति, प्रजाति में देख सकते हैं भारत एक ऐसा देश रहा है जिसका उच्च विकास विविधताओं के साथ हुआ है, यानी भारत का जो विकास हुआ है कहीं ना कहीं विविधताओं से हुआ है। सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर के साथ भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है। भारत की अपनी एक छवि है विश्व में, विविधता के लिए भारत जाना जाता है और ये विविधता आपको शैक्षिक क्षेत्र में भी, तंत्र में भी देखने को मिलती है। अब है विद्यार्थियों में विविधता, आप अगली हेडिंग डालेंगे अगर विविधता से रिलेटेड किसी प्रकार का प्रश्न है तो। विविधता का अर्थ होता है भिन्नता, समूह में सामूहिक भिन्नता का होना, भिन्नताओं का होना, धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक विविधता जिसमें आपका अर्थ है, जाति है, वर्ग है, क्षेत्र है, धर्म है, यानी सिंपल शब्दों में कहें जाति, धर्म, भाषा, लिंग, किसी भी प्रकार से कोई विविधता हो तो उस विविधता को हम देखते हैं। और ये विविधता आप विद्यार्थियों में भी देख सकते हैं। अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग लिंग के बच्चे एक ही स्कूल में एक साथ पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पे निशक्त बालक भी होते हैं, यानी जो डिसेबल बच्चे होते हैं। सांस्कृतिक विविधता तो देखने को मिलती है, उनकी भाषा, उनके खान पान,
उनके रहन सहन में भी वो नजर आता है और यहीं से समाज समानता और न्याय की तरफ बढ़ता है। और विविधता को पहचानने के लिए हम 2011 के आंकड़ों को ले सकते हैं। 121 करोड़ वाले इस देश में आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र, बिहार, दक्षिण बंगाल, आंध्र प्रदेश को विविधताओं वाला प्रदेश माना जाता है। भारत में लगभग 80% आबादी हिंदू धर्म की है। मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख के अलग अलग परसेंट यहाँ पे दिए गए हैं। भाषा के आधार पे भी आप विविधता देख सकते हैं। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में 22 भाषाओं को संविधान में अनुसूचित किया गया है, मान्यता दी गई है। लेकिन फिर भी हिंदी और अंग्रेजी को दूसरी राजभाषा के रूप में देखा गया, पहली हिंदी, दूसरी अंग्रेजी को। लिंग अनुपात के रूप में देखें तो 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियां हैं। इस तरीके से लिंग अनुपात में भी विविधता है और अलग अलग राज्यों की अलग अलग विविधता है। तो आप देख सकते हैं कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है, जहां अलग अलग राज्यों के अलग अलग आंकड़े, जनसंख्या, भाषा और लिंग अनुपात के आधार पे हम इन विविधताओं को बड़े ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो आपको ये सब बातें विविधता के प्रश्न में अवश्य लिखनी है, ये ध्यान रखिए। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है, पूछ सकता है आपसे कि शिक्षार्थियों के बीच में विविधता को एक शिक्षक कैसे लागू कर सकते हैं या किस प्रकार से शिक्षक की भूमिका हो सकती है। तो ध्यान रखें कि इस प्रश्न में आप पीछे के भी जो टॉपिक्स है उनको भी ऐड जरूर करें। देखो, एक शिक्षक की केंद्रीय एजेंसी है, शिक्षण संस्थान ही सब कुछ लागू करती है। छात्र के जीवन और उसके पहलुओं को निर्धारित करने में शिक्षक की बड़ी अहम भूमिका होती है। तो शिक्षक ये बात अवश्य जानता है कि छात्र विविधता के बारे में कितना जानता है और कितना नहीं जानता है। तो उसे समझाने के लिए एक शिक्षक को वैचारिक, सांस्कृतिक पहलुओं को उजागर करने के लिए एक विद्यार्थी के समक्ष विकास कार्यक्रम को रखना होगा। उन्हें अलग अलग संस्कृतियों और चीजों से रूबरू कराना होगा, अलग अलग भाषाओं से रूबरू कराना होगा, अलग अलग कल्चर से उसे रूबरू कराना होगा, तभी एक शिक्षक विद्यार्थी को समझा सकता है। शिक्षकों की शैक्षणिक अज्ञानता भी कुछ हद तक जिम्मेदार मानी जाती है। छात्रों की विविधता और विभिन्न विषयों को सीखने की उनकी अपनी प्रक्रिया समझ की कमी के पीछे एक शिक्षक का भी हाथ होता है। विषय सामग्री, ज्ञान और प्रकृति के साथ साथ पहचान तो रखती है, लेकिन जागरूकता, रूढ़िवादी चीजें या अवधारणाओं के लिए एक शिक्षक को जरूरी है कि अपनी कक्षाओं में विभिन्न जो भी चुनौतियां उससे निपटने के लिए वो जागरूक रहे। शिक्षकों की समझ की कमी को स्कूल में बहिष्कार के रूप में देखा जाता है। विभिन्न स्कूलों में देखा गया है कि कई कारणों से शिक्षक अपनी कक्षाओं में विविधता को नहीं बता पाते। उसकी वजह यह है कि या तो शिक्षक जागरूक नहीं है या शिक्षक ही उस विषय के बारे में अच्छे से नहीं जानता है। अब अगला प्रश्न आएगा आपका, शैक्षणिक नीतियां या स्वतंत्रता के बाद के भारत में शैक्षणिक नीतियां। तो ध्यान रखें कि पिछले आजादी के बाद से भारत में शिक्षा को लेकर कई नीतियां बनाई गई हैं, जिसमें सबसे पहला कोठारी आयोग 1964 से 66, जिसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया था। 2009 के अधिनियम तक अगर हम देखें तो कई बदलाव किए जा चुके हैं। आदिवासी बच्चों के लिए अलग से शिक्षा के लिए व्यवस्थान, सामाजिक बाधाओं को दूर करने के लिए शिक्षा में प्रावधान, बहुत सारी चीजें की गई हैं। और सबसे अहम जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिस पे आप चर्चा कर सकते हैं। तो ध्यान रखें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सामाजिक न्याय, समानता प्राप्त करने के लिए इसे लाया गया है। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समाज शिक्षा को अपना सके, इस लायक बनाया जा सके कि वो न्याय संगत हो, समावेशी हो, प्रत्येक नागरिक के सपनों को पूरा करने लायक हो, राष्ट्र के विकास में योगदान दे। इसीलिए ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है, ताकि भारत के प्रत्येक बच्चे को इसका लाभ हो सके और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रुकावट, बाधाओं के इस शिक्षा नीति को एक तरीके से पेश किया गया है, ताकि बच्चा परिस्थितियों से सीख सके। और इस नई शिक्षा नीति के तहत एक विद्यार्थी प्रैक्टिकली जीवन में ज्यादा घुल मिल सके। तो इसीलिए ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इस नई शिक्षा नीति के तहत उत्कृष्टता में बढ़ोतरी करने के लिए भी इसे लाया गया है, यानी श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए। इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आप अगला टॉपिक डालेंगे और उसके आगे के पॉइंट्स लिखेंगे कि यह नीति इस बात की पुष्टि करती है कि स्कूली शिक्षा में सबकी पहुंच हो, भागीदारी सभी को हो, सीखने का मौका सभी को मिले,
जो अंतराल है वो खत्म हो, एक तरीके से अंतर खत्म हो, सरकारी नीतियों से बच्चे अवगत हो सके, जो लिंग के आधार पे भेदभाव है बच्चों के बीच में शिक्षा को लेकर वो खत्म हो सके, और साथ ही साथ नई शिक्षा नीति के जरिए लिंग की पहचान के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देना, अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी अल्पसंख्यक भौगोलिक पहचान के साथ जोड़ा जा सके शिक्षा को। इसीलिए ये नई शिक्षा नीति लाई गई है, जिसमें हम ये भी देखते हैं कि ये निरंतर ये सभी स्तरों पे लाई गई है, प्राथमिक हो माध्यमिक हो उच्चतर स्तर पे हो, चेंज करने के लिए, और विशेष रूप से महिलाएं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति के पहुंच तक शिक्षा पहुंचाई जा सके, क्योंकि हम जानते हैं कि इस देश में बहुत सारी स्त्रियां महिलाएं जो है बच्चियां वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती हैं, या बहुत सारे ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो है वो शिक्षा नहीं ले पाते हैं, शायद समाज के डर की वजह से या अन्य कारण हो सकते हैं, कारण बहुत सारे हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखकर ये नई शिक्षा नीति तय की गई है। अगला जो टॉपिक है हमारा, इसी में आगे की विशेषता में आप लिखेंगे कि स्कूल और उच्च शिक्षा में अल्पसंख्यकों की जो संख्या कम है उसको बढ़ाने के लिए लाई गई है। इसमें जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको सक्षम बनाने के लिए, उनकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए नई शिक्षा नीति बनाई गई है। इसके अलावा एसईजी जो छात्र है, लड़कियों को एक तरीके से परिलक्षित करने का कोशिश की गई है, जेंडर आधारित जो भेदभाव है उसको खत्म करने और उसको ध्यान में रखकर ये नई शिक्षा नीति लाई गई है। आदिवासी समाज के बच्चों तक भी लाभ पहुंचाई जा सके, इसीलिए नई शिक्षा नीति लाई गई है। तो ये सब बातें आप इसमें लिख सकते हैं नई शिक्षा नीति के तहत अगर देखी जाए तो। अगला टॉपिक है शैक्षणिक निहितार्थ, ये आप सभी में लिख सकते हैं, तो एक प्रकार से निष्कर्ष है। इन सभी प्रयासों की वजह से हम देख सकते हैं कि शिक्षा में काफी बदलाव हो रहे हैं, सामाजिक आर्थिक जो प्रॉब्लम्स है उन सबको दूर करने का जो प्रयास किया गया बेहतर है। काफी हद तक सामाजिक सांस्कृतिक का आधार शिक्षा ही है। समय के साथ शिक्षा में बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट है, जाति धर्म भाषा ये सब अहम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सामाजिक पहचान में। ऐसे में उन्हें कुशल अनुभवी ज्ञानी बनाने के लिए इस तरीके के प्रयास आवश्यक है। अगला और सेकंड चैप्टर है आपका इसका असमानताएं और सामाजिक बहिष्कार। इसमें कई तरीके के टॉपिक्स हैं, बट इसमें जो सबसे अहम प्रश्न पूछा जा सकता है, सामाजिक बहिष्कार को दूर करने के लिए कौन से तरीके अपनाएं, या सामाजिक बहिष्कार का अर्थ और उसकी प्रक्रिया समझाएं, या शैक्षणिक अवसर की समानता किस तरीके से सुनिश्चित की जा सके यह बताएं। इस तरीके से अगर प्रश्न पूछता है तो आपको इससे रिलेटेड बातों को लिखना पड़ेगा। ध्यान रखें कि यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी एक आधा प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे असमानता क्या है। संविधान की नजर से सभी लोग बराबर है। असमानता का अर्थ है सभी लोगों या व्यक्तियों की हमारी समाज या देश में सामाजिक आर्थिक आधार पे अगर भेदभाव होता है, असमानता मतलब भेदभाव या उनके बीच में एक प्रकार से अंतर विभाजन, ये चीजें देखने को मिलती हैं। आप समाज में देखते हैं कि कहीं ना कहीं सरकारों द्वारा या कई जगहों पे आप असमानता को देख सकते हैं। अनइक्वालिटी एक प्रकार से असमानता है, बराबर ना होना। इसके अलावा आप अगला टॉपिक सामाजिक बहिष्कार क्या है, तो सामाजिक बहिष्कार एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें लोगों को उनके कानूनी सामाजिक आर्थिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। जब समाज का एक तबका समाज के दूसरे तबके को अपने साथ जुड़ने नहीं देता, जुड़ाव नहीं करने देता, या उसे आवास शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य देखभाल की चीजों से वंचित किया जाता है, तो एक प्रकार से सामाजिक बहिष्कार है। अतः किसी कमजोर वर्ग या किसी अन्य वर्ग को समाज के हाशिए पर रख देना, समाज से बहिष्कृत कर देना, समाज से निकाल देना ही सामाजिक बहिष्कार है या सामाजिक बहिष्करण है। तो ये चीज आप इसमें ध्यान रखें, ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी। सामाजिक बहिष्करण को कम करने में शिक्षा की क्या भूमिका है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा ही सबसे अहम योगदान निभा सकता है। ऐसे में सबसे पहले प्रवेश के लिए न्यूनतम अंकों में छूट दी जाए। संविधान का अनुच्छेद कहता है कि अनुच्छेद 15(4) द्वारा भारत सरकार को निर्देश दिया गया है कि किसी भी धर्म जाति भाषा के आधार पर किसी को भी कहीं नहीं रोका टोका जाएगा। इवन इसीलिए आप देखते हैं कि SC ST कैटेगरी के लोगों को ताकि सामाजिक बहिष्कार से बचाया जा सके, उनको एडमिशन से लेके प्रत्येक प्रोसेस में
5% की छूट दी गई है प्रवेश में स्कूलों में। तो शिक्षा ऐसे में अहम भूमिका निभा सकता है सामाजिक बहिष्कार को कम करने में। इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि सामाजिक बहिष्कार को कम करने में एक शिक्षक भी अहम भूमिका अदा करता है। स्कूलों के मापदंड तय किए जा सकते हैं ताकि सामाजिक बहिष्कार ना हो, क्योंकि प्रथम इकाई स्कूल ही है और शिक्षा ही है। तो वहीं से अगर बहिष्कार शुरू होगा तो फिर समाज उसे कैसे अपनाएगा। और कम करने के उपायों में एक है प्रोत्साहन के लिए प्रावधान। कोशिश की जाए कि ऐसे बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाए, स्कॉलरशिप दिया जाए, आगे की पढ़ाई के लिए ट्रेनिंग वगैरह दिए जाए। यूजीसी द्वारा भी अनेक कदम उठाए जा सकते हैं नामांकन नियुक्ति में। इसके अलावा उपचारात्मक प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है, जिसमें भाषा, गणित, प्रौद्योगिकी विषय से संबंधित सलाह मशवरे के लिए एक टीम बनाई जा सकती है, जिसमें ऐसे बच्चों पे अलग से बल दिया जाए कि ये लोग समाज में ऊपर उठ सके। अलग अलग रिपोर्ट्स और आयोग ने भी इस बात को स्वीकारा। 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट में अच्छे तरीके से जब लागू करने का प्रयास किया गया था, जिसका बड़े पैमाने पर बहस और आक्रोश देखने को मिला, जिसने समाज में ध्रुवीकरण की राजनीति को जन्म दिया। उसमें भी अगर हम देखें तो बीपी सिंह सरकार ने इस बात को स्वीकार किया था। बीपी सिंह की सरकार ने भी इस बात को लागू किया था, माना था कि सबकी वजह कहीं ना कहीं सामाजिक बहिष्करण है, इसे रोकना बहुत जरूरी है। अगला जो प्रश्न बन सकता है थर्ड चैप्टर से, सामाजिक गतिशीलता है, या सबसे अहम बनता है कि शिक्षा में अवसर और चुनौतियां क्या क्या हैं। तो आप इसको ध्यान रखें, क्योंकि इस तरीके का प्रश्न चैप्टर 3 से आ जाता है, चुनौतियां और अवसर से रिलेटेड। इसमें आप परिचय में लिखेंगे कि शिक्षा किसी भी समाज की महत्वपूर्ण इकाई है। गतिशीलता समाज में अगर है तो वो शिक्षा की वजह से है। ये व्यक्ति के जीवन स्तर को आगे बढ़ाता है, जीवन में सुधार करता है, सामाजिक दक्षता को बढ़ाता है, सामाजिक प्रगति को लाता है, समाज को समझने का प्रयास करता है। सामाजिक गतिशीलता के बारे में शिक्षा की अहम भूमिका हो सकती है, क्योंकि शिक्षा सामाजिक गतिशीलता को बढ़ा सकता है। अगर देखा जाए तो गरीबी को दूर करने में अहम भूमिका निभा सकता है। तो इस तरीके से सर्वांगीण विकास में शिक्षा की सबसे अहम भूमिका देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त आप सामाजिक गतिशीलता को परिभाषित करेंगे तो गतिशीलता का मतलब होता है आगे बढ़ना, निरंतर आगे की तरफ जाना। व्यवसायिक, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक पहलुओं के हिसाब से अगर आगे बढ़ रहे हैं तो इट मीन सामाजिक गतिशीलता है। पी सरकोनी ने भी कहा था कि आर्थिक समूहों तथा स्तरों में जो कमी है उसको दूर करना और स्थिति को सुधार कर एक लक्ष्य को प्राप्त करना ही सामाजिक गतिशीलता है। तो सामाजिक गतिशीलता एक प्रकार से आगे बढ़ना, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी पहलुओं से समाज का गतिशील होना आवश्यक है। तो ये सामाजिक गतिशीलता है और अध्ययन में भी इसको अपनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सामाजिक गतिशीलता को निर्धारित करने वाले तत्व, यह प्रश्न पूछ लेता है कि कौन कौन से हैं। तो सामाजिक गतिशीलता को निर्धारित करने में बहुत सारे तत्वों का योगदान है। देखेंगे तो बहुत सारे तत्व इसमें आते हैं जो गतिशीलता के लिए जिम्मेदार है। महत्वाकांक्षा है, व्यक्ति है, समुदाय है, इस तरीके से धर्म, जाति, भाषा सभी चीजें कहीं ना कहीं सामाजिक गतिशीलता को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। खुद बर्नार्ड ने भी 3 स्थितियों का जिक्र किया था। इसके अलावा ये सब निर्णायक भूमिका अदा करते हैं कहीं ना कहीं। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो निर्धारण करने में सबसे पहला अवसरों की संभावना। जरूरी है कि मौके सभी को दिए जाए। भारतीय समाज में अगर जब तक अवसर की समानता वैसे तो भारतीय संविधान में मौजूद है, लेकिन फिर भी जमीनी स्तर पे हमें इसे और बेहतर तरीके से लागू करने की जरूरत है। अवसर की संभावना जितनी ज्यादा होगी समाज में, उतना ज्यादा समाज गतिशील बनेगा। अछूत जातियां या फिर अन्य जो लोग समाज के पिछड़े हुए हैं, ओबीसी कैटेगरी है, अनुसूचित जनजातियां हैं, उनको अवसर देकर गतिशील बनाने की जरूरत है। और अवसर के साथ साथ जरूरी है कि उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, क्योंकि जब तक वो समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़ेंगे तब तक समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है जननांकिकीय प्रक्रिया। जननांकिकीय प्रक्रिया हम देखते हैं कि शहरों के आसपास ही ज्यादातर फैक्ट्रियां वगैरह लगती हैं, तो जहां पे जनसंख्या है वहां पे अवसर तो दिए ही दिए जाए और तलाश में जो पलायन किया जाता है उसको रोकने की कोशिश की जाए, क्योंकि अगर हम पलायन को रोक सके तभी कुछ आगे
काम को बेहतर किया जा सकता है। जीवन यापन के जो प्रवास की दूसरी जगहों पे जाकर लोग सोचते हैं, उसको रोकने की जरूरत है। तो जननांकिकीय प्रक्रियाओं द्वारा यह काम किया जा सकता है। इसके अलावा महत्वाकांक्षा का स्तर लोगों का सुधारना होगा। कार्यकुशलता, कौशल, गुण, अर्हता, योग्यता, काबिल बनाना होगा, ताकि वह एक तरीके से सामाजिक गतिशील बन सके, समाज गतिशील बन सके। यह बहुत जरूरी चीज है। महत्वाकांक्षा का स्तर ऊंचा रखना होगा समाज का, तभी जाके आप देख सकते हैं कि समाज आगे बढ़ सकता है। यह भी प्रश्न बन सकता है, शिक्षा और समाज गतिशीलता, आकांक्षाएं, अवसर और चुनौतियां क्या है। शिक्षा के समक्ष चुनौतियां या सामाजिक गतिशीलता में आकांक्षाएं और अवसर क्या है। तो अभी तक हमने देखा कि गतिशीलता किस प्रकार की है, क्या है। आकांक्षा और अवसर की चुनौतियों की बात करें तो इसमें भी बहुत सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। अनेक सारी चुनौतियां हैं समाज के आगे देखा जाए तो। सबसे पहले शैक्षिक आकांक्षाएं, ये सबसे बड़ी चुनौती है। सभी शिक्षा को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, सामाजिक गतिशीलता को अहम मानते हैं। शिक्षा की वर्तमान पाठ्यचर्या कहती है कि शिक्षा के लक्ष्य व्यापक है। समाज में मौजूद महत्वाकांक्षाएं और जरूरतों के साथ सबको जोड़ना जरूरी है। कार्यकुशलता, कौशल, गुण, योग्यता वगैरह ये सब चीजें जरूरी है। भारतीय समाज में सामाजिक, भौगोलिक, धार्मिक विविधता है, उनको सम्मानित करने की जरूरत है कहीं ना कहीं। शैक्षिक अवसर सभी को मुहैया कराई जाए। वैसे तो संविधान की धारा 21 से इस बात का जिक्र करती है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया जाए, क्योंकि शिक्षा का यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि कम से कम प्रारंभिक शिक्षा सभी तक मौजूद रह सके। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था का समान रूप से सभी में उपलब्ध होना भी बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक जो चुनौतियां, दरअसल शिक्षा व्यवस्था के अंदर कई चुनौतियां हैं। हम जानते हैं, एक तो उचित शिक्षकों की कमी है। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था के पाठ्यक्रम में भी चुनौतियां हैं। इन सबको देखते हुए आप ये सब चुनौतियां लिख सकते हैं। इसके बाद निष्कर्ष में देखें तो शिक्षा व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देता है और शिक्षा के साथ ही उसके स्तर को सुधारा जा सकता है, गतिशीलता लाई जा सकती है। ये सभी निष्कर्ष लिखकर आप अपने आंसर को खत्म कर सकते हैं। तो ये आपका यूनिट 1 यहाँ खत्म होता है और इसी के साथ आगे की वीडियोस भी जल्दी अपलोड की जाएंगी। आप सभी चैनल के साथ बने रहें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के अपनी प्रॉब्लम्स को ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।